मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कल हमने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस देखा। इस एक्सपेरिमेंट में वी हैव टू स्लिट्स, लाइट आती है S1 और S2 से, सुपरपोजिशन होती है उस रीजन में जो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में, और उस सुपरपोजिशन के कारण कहीं ब्राइटर और कहीं डार्कर बैंड्स बनते हैं, कहीं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होती है और कहीं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब S1 और S2 से उसी के कंटिन्यूएशन में है बेटा। लेट द वेव्स from S1 and S2 are represented as Y1 equal to A sin omega t, Y2 equal to B sin omega t plus phi। कल भी बताया था ये। What is phi here? Phi is the phase difference. Here, phi is the phase difference between Y1 and Y2। S1 से जो वेव निकली है उसका डिस्प्लेसमेंट है, S2 से जो वेव निकली है उसका डिस्प्लेसमेंट है, A और B क्या है, एम्पलीट्यूड्स हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव is Y equals to Y1 plus Y2। That means Y equal to A sin omega t plus B sin omega t plus phi। इसे करना बेटा आगे, इसे हम फर्दर करेंगे। We can write Y equal to A sin omega t plus B, sin A plus B लगाएंगे यहाँ। What is sin A plus B? Sin A cos B plus cos A sin B। ठीक है, यहाँ पर इतने से पोर्शन में लगाया। sin A plus B is sin A cos B plus cos A sin B। इट मीन्स अगर आप यहाँ देखो इस टर्म में और इसमें साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं हम। क्या लिखेंगे? देयरफॉर y इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, क्या बनेगा? a प्लस बी कॉस फाई प्लस ये सेम ही लिख दिया ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ओमेगा टी साइन फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू बी साइन फाई। ठीक है, फर्दर इसको आगे मैथमेटिकली और करना है। कैसे करेंगे देखो, ये y क्या है? बेसिकली दोनों वेव्स जो y1 और y2 हैं उनकी सुपरपोजिशन के कारण जो तीसरी वेव बनी है, उस तीसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट। अब इसे मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए ये जो टर्म a प्लस बी कॉस फाई है, इसे हम लिख लेंगे r cos थीटा।
and we'll call this equation as equation number 1. ऐसे ही जो b sin phi है इसे लिखेंगे r sin theta. बेटा जैसे यहाँ आप देखोगे what is this a? It is amplitude of y1, b is amplitude of y2. यहाँ जो r है, r is the amplitude of y. मतलब जो रिजल्टेंट वेव बनी, y मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द resultant wave. What is r? It is amplitude of the resultant wave. तो इन सब सिचुएशंस को हम यूज तो करेंगे, बट पहले इस इक्वेशन को एक सिंपल फॉर्मेट में लिख लेते हैं. ये वैसा ही एनालिसिस है जैसा हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी करते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी इंटरफेरेंस है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है, मैथमेटिकली सेम है. सो दिस y विल बी इक्वल टू sin ओमेगा t into a plus b cos phi is r cos theta plus cos omega t into r sin theta. r कॉमन ले लेंगे, r कॉमन लेके हम लिख सकते हैं sin ओमेगा t cos theta प्लस cos ओमेगा t sin theta. फिर से वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे जैसे यहाँ यूज किया था, sin a प्लस b को ये लिखा था, अब ये sin ओमेगा t cos theta, cos ओमेगा t sin theta है, तो आप लिख सकते हैं sin ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा. कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3. और ये हमारे रिजल्टेंट जो वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन है. ये y1 और y2 का जो सुपरपोजिशन हुआ उसके कारण जो रिजल्टेंट वेव बनी, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है. अब इसमें r की वैल्यू कैसे पता करनी है वो देखेंगे. ठीक है, थीटा उसका एंगुलर पोजीशन आ गया जिसे बोलेंगे फेज डिफरेंस है. सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ r फाइंड करना, r का एक्सप्रेशन. r फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बेटा, ये जो हमारी दो इक्वेशंस हैं जो हमने चूज करी एज 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे टू फाइंड r. Squaring and adding equations 1 and 2. दोनों इक्वेशंस का स्क्वायरिंग करके एडिशन कर दो. Therefore a plus b cos phi whole square plus b sin phi whole square equals to r square cos square theta plus r square sin square theta. This can further be written as a square plus b square cos square phi plus b square sin square phi, सॉरी ये भी देखना, a square b square cos square phi plus 2ab plus b square sin square phi equal to r square only. चलेगा? Because you can take r square out, cos square theta plus sin square theta will be 1. और वही चीज आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं. ये b square cos square phi है और ये b square sin square phi है, तो क्या बन जाएगा, ये भी b square ही बनेगा. So we have a square plus b square plus 2ab cos phi equal to r square. सिंपली आप लिख सकते हो r square equals to
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi या r equals to square root of a square plus b square plus 2ab cos phi. एंड इफ यू रिमेंबर ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी तो ऐसे ही आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए दूसरे का बी और उनके बीच में अगर एंगल फाई होगा तब भी यही आएगा, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास कैलकुलेशन करके, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। दोनों वेव्स की सुपरपोजिशन से जो तीसरी वेव बनी ये उसका एम्पलीट्यूड है। बेटा यहीं पे हम इंटेंसिटी का भी एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये डायरेक्टली याद रखें आप, वेव की इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है, देयरफॉर resultant intensity I is proportional to R square, क्योंकि resultant amplitude क्या है, R है। इंटेंसिटी y1 की इस इक्वेशन को इक्वेशन स्टार बोलना, यही मेन इक्वेशन है। इंटेंसिटी ऑफ y1 अगर I1 से रिप्रेजेंट करूं, then I say that it is directly proportional to a square. Intensity of y2 I2 is directly proportional to b square. यहां से बेटा आपके पास I बनेगा k इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हुआ, I बाय k। सिमिलरली यहां से ए स्क्वायर बनेगा I1 बाय k, बी स्क्वायर क्या बनेगा I2 बाय k। और अगर a और b चाहिए होगा कभी, तो a हो जाएगा रूट ऑफ I1 बाय k और यहां से b आ जाएगा रूट ऑफ I2 बाय k। ये सारी सब्स्टिट्यूशंस इक्वेशन स्टार में यूज कर लें। ठीक है, इनफैक्ट इसमें यूज करेंगे हम, ये भी दोनों सेम इक्वेशंस हैं, सिर्फ यहाँ आर लिखा है, एक्चुअली तो आर स्क्वायर ही था। आर स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, I बाय k इक्वल टू ए स्क्वायर
I1 by k plus b square, that is I2 by k plus twice ab. A is root I1 by a, सॉरी k. b क्या है? I2 by k cos phi. ठीक है, I by k is equal to I1 by k plus I2 by k प्लस, ध्यान से देखना, अब 2 रूट I1 I2 कंबाइन कर देता हूं. डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? इंटू कॉस फाई. ये के हम कॉमन लेके दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो आई क्या बना? I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 कॉस फाई. I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई. ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपने याद रखनी है न्यूमेरिकल्स के लिए. एक तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और दूसरा है फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी. Resultant amplitude R is equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos phi. और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I है, I1 2 रूट I1 I2 cos phi. cos phi की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. ठीक है, तो अगर हम ऐसे बोलें, इफ cos phi इक्वल्स टू 1, तो R कितना होगा? cos phi 1 होने का मतलब है दोनों वेव सेम फेज में है, या दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है. जब आप यहाँ 1 डाल दोगे, ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab. रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? a प्लस बी. ये बेटा R की मैक्सिमम वैल्यू है, या मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर cos phi 1 होगा, then we call it as R max equal to a plus b. What will be I max? अगर phi 1 है, cos phi 1 है वो नहीं, so it is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi 1 हो गया. क्या हम इसको ऐसे भी बोल लें, रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर? करके देखो, a स्क्वायर आ गया I1, b स्क्वायर आ गया I2, 2 I1 I2. एंड इन द सिमिलर वे, अगर cos phi की वैल्यू -1 हो, ये मैक्सिमम है, लेकिन अगर cos phi की मिनिमम वैल्यू होगी, तो R की जो मिनिमम वैल्यू है, दैट वुड बी a माइनस b. You can put -1 here.
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ऐसे ही जब आप यहाँ माइनस डाल दोगे बेटा, इंटेंसिटी की जो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी बनेगी? cos फाई की जगह -1 डाल देना, I1 I2 -2 I1 I2। तो आई मैक्स और आई मिन रेशियो क्या हुई? इसको इससे डिवाइड करो, देयरफॉर आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिन इक्वल्स टू रूट I1 होल स्क्वायर। लेकिन इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम वो लॉजिक लगाएं, वी कैन आल्सो से कि जो आई मैक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर मैक्स। आर की मैक्सिमम वैल्यू है a प्लस बी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी a प्लस बी होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एंड व्हाट अबाउट मिनिमम इंटेंसिटी? आर मिन ठीक है। तो इससे देखो, इन दोनों इक्वेशन से देखो आई मैक्स आई मिन रेशियो कितनी होगी? a प्लस बी ओवर a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अगर आपको a और b गिवन होंगे, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो ऐसे निकालोगे, और अगर I1 I2 गिवन होंगे तो ये निकालोगे। आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, so that we have only one equation, therefore I max by I min equals to root I1 plus root I2 divided by root I1 minus root I2 whole square, and it is equal to a plus b over एक क्वेश्चंस करते हैं। ए और बी तो ठीक है, इजीली कर सकते हैं हम। ए और बी गिवन होंगे तो आई मैक्स बाय आई मिन निकालेंगे। इन टर्म्स ऑफ I1 I2 कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं हम कि मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट कैसे करनी है। ठीक है, यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन इन योर बुक। सपोज हमारे पास दो ग्लास शीट्स हैं, टू थिक glass sheets kept parallel to each other like this। ये एक ग्लास शीट है एंड ये दूसरी ग्लास शीट है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, दे आर केप्ट पैरेलल। एक इधर पड़ी, एक इधर पड़ी। यहां से लाइट फॉल कर रही है और लाइट की इंटेंसिटी है आई। जो लाइट यहाँ फॉल कर रही है उसकी इंटेंसिटी है आई। 25% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। 25% मतलब फ्रैक्शन बोलेंगे तो 1/4। 1/4 मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से उसकी इंटेंसिटी है 1/4 आई।
और बाकी 75%, मतलब 3/4 आई, 75 होता है 3/4, वो आगे चली गई। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन आपका स्टार्ट है। अब इस दूसरी ग्लास प्लेट पे जितनी भी ये लाइट फॉल कर रही है, इसका 25% रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 75% आगे चले जाएगी। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये मैथमेटिकली कैसे करना है। जितनी भी लाइट फॉल कर रही है 25% रिफ्लेक्ट हो गया, फिर इस पे आ गई दोबारा, यहां से फिर उसका 25% रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और 75% ऑफ दिस, मान लो ये एक्स है, 75% ऑफ एक्स इधर ही आ जाएगा जिधर ये था। तो अगर 75% मतलब 3/4x, अगर ये आ गई आपकी I2 और ये हो गई आपकी I1, तो इस रीजन में सुपरपोजिशन होगी। देखो पेरेंट सोर्स तो एक ही था, यहां से लाइट गई, एक बीम यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद इधर आई, तो इन दोनों की अगर सुपरपोजिशन होगी तो इस रीजन में इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा। उस इंटरफेरेंस पैटर्न में आपको ये बताना है कि ये रेशो कितनी होगी। अभी एम्पलीट्यूड की तो यहां बात नहीं की, आपको जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो I1 I2 को यूज करके करनी है। I1 तो सामने दिख रहा है, I1 इज 1/4 ऑफ I। ठीक है, 3/4 इधर चला गया, इसका 1/4 रिफ्लेक्ट हुआ, तो आप पता करो ये कितना है। फिर जितना भी ये x है उसका 3/4 आगे चला गया, उसको I2 बोल दो। तो I1 और I2 की यहाँ वैल्यूज पुट करो और मुझे बताओ I max I min क्या है। I1 तो I/4 है, इसमें कोई डाउट है क्या? हर बार 25% रिफ्लेक्शन होती है, इसका मतलब 75% ट्रांसमिशन होती है, तो ये 3I/4 हुआ। फिर x कितना हुआ, 1/4 ऑफ 3I/4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3I/16। इट इज 3I/16। फिर ये जो I2 है, अब इस x का 1/4 इधर चला गया, तो I2 कितना है, 3/4। 3/4 ऑफ व्हाट, 3/4 ऑफ 3I/16, so that is equal to 9I/64। I1 भी आपके पास आ गया, I2 भी आपके पास आ गया, तो I max by I min, I max by I min बाद में लिख लेना, रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर फाइंड करना है, क्योंकि यही होता है I max by I min। क्या आ जाएगा, रूट I1 I/4 का स्क्वायर रूट प्लस क्या लिखूं, 9I/64 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, होल स्क्वायर भी करना है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I/4 9I/64। ठीक है, अभी फर्दर देखना सॉल्व कैसे करेंगे इसको। यहां I/4 दिख रहा है, यहां भी तो I/4 बन सकता है। अगर आप ये 9 का स्क्वायर रूट ऐसे सॉल्व कर लो, रूट ऑफ I/4 प्लस रूट ऑफ I/4 रहने दो अंदर अंदर ही, अभी बनेगा ना, क्योंकि फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ऐसे तो आप जैसे मर्जी करो, मैं थोड़ा सा बेटर टेक्निक बता रहा हूँ। I/4 रहने दीजिए, 3 and 4 बाहर रहेगा। देखो जरा ऐसा होगा या नहीं होगा। When you take it in, it will become 9A और ये 16 बन जाएगा, 16 into 4 is 64। और यही चीज डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, रूट ऑफ I/4 माइनस 3/4 रूट ऑफ I/4, तो रूट ऑफ I/4 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो क्या आ जाएगा फाइनली आपके पास, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 3/4 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3/4 एंड ऑफ कोर्स होल स्क्वायर तो है ही, तो 7/4 1/4 4 कैंसिल 49:1।
यहाँ नहीं ज्यादा उलझना, यहाँ ज्यादा उलझोगे तो आप यहाँ गलती कर दोगे, तो यहाँ गलती होगी तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, राइट इन सच ए वे कि आप यहाँ कैलकुलेशन में नहीं उलझे। I/4 है, I/4 रहने दिया, 3 और 4 बाहर निकाल दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से I/4 कैंसिल, फिनिश्ड। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डिस्ट्रक्ट, जहां ब्राइटनेस है वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कंस्ट्रक्टिव है, और जहां डार्कनेस है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, राइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइटनेस कब होगी, cos फाई जब 1 के बराबर होगा, cos फाई की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी। तो फाई की क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं बेटा, अगर cos फाई 1 है तो बोलो फाई कितना होगा, 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, या नहीं? कैसे? आफ्टर एवरी 2 पाई द वैल्यू गेट्स रिपीटेड। साइन थीटा और कॉस थीटा में यही तो होता है, 360 डिग्री के बाद वापस वही वैल्यू आ जाती है। तो अगर x डिग्री पे कोई वैल्यू है, 360 प्लस x में भी वही होगी। तो अगर 360 डिग्री होता है, रेडियन में बात करते हैं, यहाँ हम 2 पाई लिखते हैं, 0 पे जो वैल्यू है वही 2 पाई पे होगी, वही 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई पे होगी, वही 4 पाई प्लस 2 पाई फिर से 6 पाई पे होगी। सो कैन बी राइट कि ये सारे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं, और उन इवन नंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या, फाई इक्वल्स टू 2n पाई, n कैन बी 0 1 2 3। ये है बेटा पाथ डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो दोनों वेव्स हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 2n इज ऑलवेज इवन नंबर, n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, 2n इज ऑलवेज इवन। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें, वी हैव ए रिलेशन, पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5। सो x कितना हुआ, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 2n पाई, तो 2 पाई कैंसल, x is equal to n lambda। So we can say for constructive interference, phase difference जो है वो 2n पाई, लेकिन path difference जो है वो n lambda है। path difference n lambda, phase difference 2n पाई। आपको मैंने वैसे भी बताया था कि phase difference जो है वो angular position होती है, और path तो lambda का ही फैक्टर है। x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2 lambda, x equal to 3 lambda जब जब होगा तो तब तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। जरूरी नहीं है 0 पे। देखो ये एक वेव है, अब दूसरी वेव स्टार्ट ही यहां से हो रही है, तब भी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, लेकिन फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई। एक खत्म होने के बाद दूसरी स्टार्ट हुई है तो 2 पाई, ऐसे ही 2 के बाद स्टार्ट होगी तो तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो बनेगी। तो यू कैन राइट दिस कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द फेज डिफरेंस between the waves should be an even multiple of pi, or the path difference should be an integral multiple of lambda। ये जो हम यहाँ लिखते हैं ना 0 1, it can be -1 also, can be -2 also, इसलिए इंटीजर हो सकता है n, जो हम ऐसे वेव बनाते हैं यहाँ से स्टार्ट करके, can be like this also। phase difference even multiple of pi and path difference is an integral multiple of lambda। And what about destructive? cos phi कितना होना चाहिए, cos phi should be minimum, and minimum value of cos phi is -1। cos phi -1 होना चाहिए, phi कितना होगा बेटा,
cos of which angle is -1? 180. cos 180 डिग्री -1 होता है, क्यों आर्यन पता है? 180 डिग्री कितने रेडियन हुआ? पाई रेडियन। पाई cos पाई भी -1, और कौन सी वैल्यू होगी cos की जो -1 होगी? 2 पाई ऐड करता हूँ, फिर से वही वैल्यू आ जाती है, वही तो बताया। cos 3 पाई भी -1 होता है, और cos of 5 pi is also -1. 7 pi is also -1. So are we getting only odd multiples of pi? अगर इवन नंबर को 2n लिखते हैं तो ऑड नंबर को क्या लिखें? 2n -1 या 2n + 1, कुछ भी लिख दो। अगर 2n -1 लिख रहे हो, यू कैन टेक दीज वैल्यूज कैसे? n = 1 2 3 कुछ भी ले लो। अगर n 1 हुआ तो 2 × 1 is 2 - 1 1 पाई। अगर n 2 हुआ 2 × 2 4 - 1 3 पाई। अगर n 3 हुआ 5 पाई, 4 हुआ 7 पाई। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्कर बैंड कहाँ बनेंगे, कौन कौन सी पोजीशंस पे? सिर्फ एक जगह थोड़ी ना बना, इधर भी तो कहीं बना। स्क्रीन जैसे हमारे पास पूरी स्क्रीन है, तो ये ब्राइटर बना, उसके बाद डार्कर, तो यहाँ भी तो डार्कर बना। तो कहीं पे फेज डिफरेंस पाई होगा, कहीं पे 3 पाई, कहीं पे 5 पाई। और अगर पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस x is equal to λ/2 पाई into 5। यही फॉर्मूला जो कल भी डिराइव किया था। सो इट इज λ/2 पाई into 2n - 1 पाई। दिस पाई and पाई विल बी आउट। ये लास्ट में लाइन लिख देना, λ/2 आएगा यहाँ। So for destructive interference, therefore for interference, the phase difference between the waves should be an odd multiple of pi। or the path difference should be an odd multiple of λ/2। ऐसा ही आप कंस्ट्रक्टिव के लिए खुद लिख लेना कंडीशन। ठीक है, इतना करिए। अभी इसको फिर से डिस्कस करेंगे। टुमारो विल सी कि पोजीशन कहाँ होती है, ब्राइटर बैंड कहाँ बनता है, डार्कर बैंड कहाँ बनता है, स्क्रीन का सेंटर कहाँ पे लोकेट करना है हमने, और जो ब्राइटर बैंड बना उसकी विड्थ कितनी है, या जो डार्कर बैंड बना उसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, और इस पे अभी न्यूमेरिकल्स करने हैं जो फॉर्मूले डिराइव किए हमने।